हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हम आज की इस वीडियो में संपूर्ण इतिहास कवर करने वाले हैं। आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। हम यहाँ पर प्राचीन भारत कवर करेंगे, मध्यकालीन भारत कवर करेंगे और आधुनिक भारत को कवर करेंगे। तो पूरा ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बारीकी से डिटेल में कवर करवाई है। वही पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। आग का आविष्कार कब हुआ था, किस काल में? तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। अगला देखिएगा, कृषि का आविष्कार जो हुआ है नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, लोहे का नहीं किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? जौ, यव थी। देखिए, प्रमुख वेद कौन कौन से होते हैं? भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, इसमें यह सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूतक है तथा 10,462 मंत्र हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन कई बार सीधे पूछा गया है कि सोम, जो देवता सोम है, उनका उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? तो 9वें मंडल में। गायत्री मंत्र जिसकी रचना है ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख जो आपको मिलेगा ना ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना। अब देखिए, यजुर्वेद, यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अब अथर्ववेद को देखिए, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र हैं जिनका नाम है उग्रश्रवा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा, रजत तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रजत तरंगिणी में। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखिए, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लाइन वाइज कवर करवाई है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं ये कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अन्नागार है। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। चावल के साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी को पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे और पशु में कुबड़ वाला जो सांड है इसकी पूजा होती थी। अब वैदिक सभ्यता देखिएगा, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली एक संस्था हुआ करती थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी।
युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ गायों की खोज है। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। देखिए, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है ना, यह इसका समय माना जाता है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत, दूसरा रामायण, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक देखिएगा, दर्शन है योग दर्शन, न्याय दर्शन, चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा है ना। इनके प्रवर्तक कौन है? देखिए, योग दर्शन के है पतंजलि, न्याय दर्शन के है गौतम ऋषि, चार्वाक के दर्शन है चार्वाक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि सबसे प्राचीन, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी राय, और उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण, है ना। चलिए अब जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जातृत कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान केवल्य की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ा। देखिए, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई थी। जैन धर्म तीर्थकारों की जीवनी जो है कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कौन है? लाइट ऑफ एशिया कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था, और जो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, देखिए, इनकी माताजी का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन के बाद हो जाती है। इनका लालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इस प्रक्रिया को। देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों जैसे हीनयान और महायान, इन 2 भागों में बट गया था। ठीक है, विभाजित हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक है। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। ईसाई धर्म, देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को कहा जाता है। इन्हें यीशु के नाम से भी पुकारते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं।
ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर पोटियंस ने चढ़ा दिया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की जो शादी है 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जाता है। पारसी धर्म को जानते हैं। देखिए, पारसी धर्म का संस्थापक ज़रथुस्त्र ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कहलाता है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन किया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। ठीक है, पंगत संगत का। इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर करवाया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब के नाम से जानते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिकंदर का जन्म कब होता है? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, इनके पिता का नाम। यह मकदूनिया का राजा था। देखिए, सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। ठीक है, आप याद रखेगा। प्रश्न आते हैं। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पेरोपोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीस तथा वित्सता का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। हर्यक वंश देखिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। वह बौद्ध धर्म को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंबिसार ने राजवेद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था। ठीक है, राजवेद को। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो ये 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठता है। जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त बताया गया है तथा बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंदवंश सर्वाधिक घनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। उस समय का था ये, सिकंदर जब था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को साइड्रोकोट्स भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था।
इसी की सहायता से इसने घनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। मैगस्थनीस को जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मैगस्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मैगस्थनीस ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती? 298 ईसा पूर्व में, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। अब बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। ठीक है, अमित्रघात किसे कहा गया है? बिंदुसार को। सीधा प्रश्न आया एग्जाम में कई बार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 296 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। देखिए, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार किया था। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक का धार्मिक गुरु कौन था? उपगुप्त था। अशोक की माताजी का नाम था सुभद्रांगी। अब देखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। ठीक है, याद रखिएगा किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। इसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पेंथलर ने की थी। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में देखने के लिए मिलता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। मौर्य शासन कितने आप याद रखिएगा 137 वर्षों तक रहा था। 137 वर्षों तक मौर्य शासन रहा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ। अशोक का नाम देवनाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय था। अब देखिए, ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने मगध के शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। ठीक है, मौर्यों का सेनापति हुआ करता था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग काल के पहले स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई थी। अब देखिए, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। बरहुत स्फूत का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर मतलब पेशावर थी। अब देखिए, कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कनिष्क ने 78 में गद्दी पर बैठने के समय एक संवंत चलाया था, जो शक संवंत कहलाता था। ये जो संवंत है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो कुषाणों का संवंत है शक संवंत। इसे भारत सरकार चलाती है अभी भी। ठीक है, ये कनिष्क ने 78 में गद्दी पर बैठने के समय यह संवंत चलाया था। अब गुप्त साम्राज्य देखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 1319-1320 चलाया था। ठीक है, इतने समय के लिए। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रस्ती लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था।
ठीक है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके जो सिक्के चलाए थे उस पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। कई बार प्रश्न आ चुका है, वीणा बजाते हुए किस प्राचीन राजा को दर्शाया गया है, तो वो था समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्यमान रहते थे, ठीक है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। हुणों का आक्रमण समुद्रगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को गलीच कहा गया था, मलीच कहा गया है, ठीक है। हुणों को मलीच कहा गया है। हुणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। अगला देखिएगा, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णगुप्त कहा जाता है, ठीक है, गुप्त काल को। अब देखिएगा, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इसकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रह वर्मन के साथ हुआ था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय होती है। नेक्स्ट देखिएगा, चीनी यात्री हैंसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। हैंसोंग ने शूद्रों को कृषक कहा था। वाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक है। ये वाणभट्ट ये हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अभी हमने उत्तर भारत के पढ़े और दक्षिण भारत के पढ़ते हैं। पल्लव वंश, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का जो निर्माण है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने दश कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखिएगा, चोल साम्राज्य। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। 850 से 887 ईस्वी तक के था। राजा विजयालय ने नरकेशरी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसकी राजधानी तंजौर थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महेंद्र 5वें नंबर के थे ये। इनको भागना पड़ा था। राजराज प्रथम शिव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अब देखिए, तंजौर में राजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। अब देखिए, राष्ट्रकूट वंश, इसका जो संस्थापक है वह दंती दुर्ग था। 752 ईस्वी में यह संस्थापक बना था, ठीक है। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेड़ थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पाल वंश देखिएगा, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु वंश का वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। महिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी इस वंश के प्रतापी शासक रहे थे। समय के लिए महिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया था। अब देखिए, महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ह्वेनसोंग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा था। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों
के समय भारत की द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक यशपाल था। ठीक है, अब देखिए तोमर वंश की स्थापना जो है अंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिसोदिया वंश देखिएगा, हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में बनाया। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ था। ठीक है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हो जाती है। चंदेल वंश देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना है। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे हम अब भारत का मध्यकालीन इतिहास कवर करेंगे और लास्ट में हम भारत का आधुनिक भारत कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा इतिहास हम कवर कर लेंगे आज की वीडियो में। यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए पॉइंट्स कवर करेंगे। मुगल साम्राज्य देखेंगे, मराठा साम्राज्य देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। महमूद गजनी, देखिए महमूद गजनी के पिता का नाम सुबकतगीन था। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में होता है। महमूद गजनी 998 में राजगद्दी पर बैठता है। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशावर पर किया था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धन लूटना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ये मूर्तियां तोड़ देता था, मंदिरों में रखे हुआ धन को लूट लेता था। ठीक है, भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, ये अरब थे, अरबों ने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। पहली बार अरबों ने आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय उसने करीबन 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की तथा किताब उल हिंद की रचना जो है अलबरूनी ने की थी। ये दोनों महमूद गजनी के साथ भारत आए हुए थे। अब देखिए दिल्ली सल्तनत को हम कवर करेंगे। इसमें गुलाम वंश हम देखते हैं, खिलजी वंश देखते हैं, तुगलक वंश आता है, सेद वंश आता है, लोधी वंश आता है, उसके बाद पूरा मुगल साम्राज्य आता है। ठीक है, गुलाम वंश, इसका शासनकाल का समय था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया था दिल्ली पर। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये गुलाम वंश क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें उत्तराधिकारी राजा का बेटा नहीं होता था, इसमें गुलाम को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया है। मोहम्मद गौरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। दिल्ली की कुतुबमीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसने अपने पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। इल्तुतमिश जो आगे चल करके गद्दी संभालता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवाया था, जो ऐबक का ही सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई और इसे बाद में लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, जहां ये इनकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, जिसे उत्तराधिकारी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसकी हत्या कर दी गई आराम शाह की। उसके बाद इल्तुतमिश जो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है।
इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश तुर्क था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था। तो फिर क्या होता है, तुर्की के अमीरों ने इसे गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बिठा दिया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया की शादी अलूनिया से होती है। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकों द्वारा कर दी गई। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी। ठीक है, रजिया बेगम प्रथम तुर्क महिला शासक थी, पहली मुस्लिम महिला शासक थी। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। ठीक है, बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पेबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा को भी आरंभ किया। ठीक है, ये एक फारसी त्योहार है। देखिए, अब हमने गुलाम वंश कवर कर लिया। अब हम खिलजी वंश को देखते हैं। इसका ड्यूरेशन था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में फिरोज खिलजी ने की थी। इसने किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसे? किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सिरी का किला भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। ठीक है, राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखिएगा तुगलक वंश 1320 से 1398 तक इनका शासन रहा था। गुलाम वंश के बाद कौन आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। ठीक है, 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। मंगोल बहुत ही ज्यादा वहशी थे। ये जहां पर भी आक्रमण करते थे वहां के लोगों को ही मार के खा जाते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की थी। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो गई थी। 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश, देखिए इनका समय था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश रहा था। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां ने की थी। अब पढ़ते हैं लोधी वंश के बारे में। 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा और उसके बाद तो मुगल साम्राज्य आ गया था। ठीक है, देखिए लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। वह 1451 में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां सिकंदर लोधी, इन्होंने आगरा नगर की स्थापना 1504 में की थी। सिकंदर ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया था। अब पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। पहले पढ़ेंगे बाबर के बारे में। देखिए इनका समय था बाबर का 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक, है ना, 4 साल। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की जीत होती है। ठीक है, देखिए फिर खानका का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच में होता है। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राणा संगा, बाबर राणा संगा से ही लड़ लिया। कहा जाता है कि राणा संगा ने ही ये जो मुगल शासक थे बाबर था, इसको ही भारत देश में बुलाया था।
ठीक है, भारत देश में क्यों बुलाया था? ताकि ये इब्राहिम लोदी को हरा सके। इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया, लेकिन उसके बाद बाबर ने राणा संगा को भी हरा दिया, जो खुद इससे बाबर से पहले मिला हुआ था। ठीक है, इसके बाद ही मुगल साम्राज्य देश में आया, नहीं तो ये नहीं आते थे। ठीक है, ये समाप्त हो जाना था। अब देखिए, इस युद्ध में बाबर की जीत होती है तथा इसने गाजी की उपाधि फिर धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मंदेनी राय के बीच में होता है। इसमें बाबर की जीत हो जाती है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और नुसरत शाह के बीच में हुआ। इसमें बाबर की जीत होती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खानखा ने बाबरनामा के रूप में किया। इसके बाद देखिए, मुगल साम्राज्य में ही हुमायूं, इनका शासनकाल का समय था 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठता है। बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं आता है। चौसा का युद्ध 1529 में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में हुआ। इसमें हुमायूं हार गया और भारत छोड़कर भाग गया था। हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर आता है, बैठता है। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। प्रश्न पूछा गया था कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई थी, तो वो था हुमायूं। फिर आता है अकबर। ठीक है, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। इसका समय था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी में अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में कालानूर में हुआ था। अकबर निरक्षर मतलब अनपढ़ था, यह निरक्षर था, अनपढ़ था। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। ठीक है, बैरम खां। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच में। हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट देखिएगा, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। कब? 1576 में। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। 1564 में जजिया कर भी इसने समाप्त कर दिया था। 1564 में, है ना, और दास प्रथा 2 साल पहले ही समाप्त कर दी थी। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया गया। हिंदू राजा बिरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया, दीन ए इलाही को। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा था। अकबर ने 1583 में इलाही स्वंत भी चलाया था। अकबरनामा तथा आईन ए अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडरमल को है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट देखिएगा, अकबर के नवरत्न, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। राजा मान सिंह थे, तानसेन थे, बिरबल थे, अबुल फजल, टोडरमल, मुलादो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अबुल रहीम और खाने खाना। ठीक है, ये सब कौन थे? अबुल रहीम, खाने खाना, ये सब अकबर के नवरत्न थे। अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि था तथा बैरम खां का यह पुत्र था। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाना खाना का हुआ था। देखिए, अब इसके बाद कौन आता है? जहांगीर आता है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को शोखो बाबा के नाम से भी पुकारता था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगाई थी। न्याय की जंजीर
खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो की हत्या शाहजहां ने कर दी थी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की थी, जो अहमदनगर का वजीर था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची थी। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? प्रमुख चित्रकार थे मंसूर, अबुल हसन, बिसनदास, मनोहर तथा अकारिजा। इसके बाद देखिएगा, कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 ईस्वी में। अब देखिए, उसके बाद आता है जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां आता है। ठीक है, और फिर शाहजहां के बाद कौन आएगा? औरंगजेब आएगा। और आखिरी शासक कौन होता है? वो होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। और देखिए, शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 तक इसका शासनकाल रहा था। शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम शाहजहां खुर्रम था। शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ होता है, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां ने महावत खां को खाना खां की उपाधि दी थी। ठीक है, शाहजहां का संघर्ष सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद के साथ हुआ था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा जो है, यह गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। ठीक है, गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह सबसे ज्यादा दयालु था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण बे बादल खां ने किया था। इसे तख्ते ताज भी कहा जाता है। शाहजहां ने सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। दारा शिकोह ने पुराणों का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से बदायूनी ने किया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की तथा यह ईसा खां की देखरेख में बनाया गया था। उसके बाद आता है औरंगजेब। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसका समय रहा था। ठीक है, 1658 ईस्वी से। अब देखिए, औरंगजेब 1658 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका दूसरी बार राज्याभिषेक फिर आगे चलकर होता है 1659 में। ठीक है, वह मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी थी। 1668 में, है ना, रोक लगा दी थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच में हुई थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना था। नेक्स्ट देखिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू किया था। जजिया कर बार बार वर्ड आ रहा है बीच में, इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। जजिया एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। जो भी मुस्लिम नहीं था उन्हें यह टैक्स देना पड़ता था। धार्मिक के आधार पर देना पड़ता था, और अगर वहां रहना है तो जमीन के ऊपर भी देना पड़ता था। यह था जजिया कर। ये गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल काल के प्रमुख तथ्य। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगल काल सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। जब्ती प्रणाली टोडरमल ने शुरू की थी। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, ये दोनों याद रखिएगा। औरंगजेब एक वीणा वादक था। अकबर नगाड़ा बजाया करता था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था तथा वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया था। नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अब हमने ये भी कवर कर लिया, मुगल बादशाह भी देख लिए सारे। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी कवर कर लेते हैं। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक, ये भी था बीच में। शेर खान का प्रारंभिक नाम क्या था?
फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था। यहीं से इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण होती है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रख दिया था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के बारे में हमने पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। शिवाजी का जन्म होता है 1630 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव जो था गुरु दादाजी कोंडदेव का था। कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 में तोरण के किले पर अधिकार जमाया था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ 1656 ईस्वी में बनाई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज अलग है, अष्टप्रधान अलग है। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। अमात्य किसे कहा जाता था? वित्त मंत्री को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाला 2 ये कर थे। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में होती है। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी फिर आगे चल के होते हैं। अब कवर करते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य इसे मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। मध्य युग का विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का महारथम शासक कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। आमुक्तमाल्यद, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। विठल स्वामी मंदिर तथा हजारा राम मंदिर का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अब हम आगे आधुनिक भारत कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर देख लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत क्या होता है, राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले कंपनी के अधीन हो जाते हैं, जबकि जो शासन चलाने की जिम्मेदारी है वह नवाब के हाथों में रहती है। ठीक है, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 द्वारा कंपनी में मिला लिया था। एक नोट है यहाँ पर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग, देखिए इनका कार्यकाल था 1774 से 1785 तक। इसी के समय 1780 में भारत के पहले समाचार पत्र का नाम है द बंगाल गजट। इसका प्रकाशन जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1789 से 1793 तक इसने शासन किया। उसके बाद 1805 में इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया। इसके तहत किसानों को उपज का 90% कंपनी को देना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। ठीक है, सर जॉन शोर, इनका कार्यकाल था 1793 से 1798 तक। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, इसने सहायक संधि की जो पद्धति है से शुरू किया था, परंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली के पहले किया था। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। अब देखिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनका समय था 1807 से 1813 तक। इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट का पारित हुआ था 1813 में। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक। संगोली की संधि 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। ठीक है, पिंडारियों का दमन किया गया था।
अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय ने इनके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। बेंटिक ने शिशु बालिका की जो हत्या है इस पर भी रोक लगा दी थी ना। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इसने सती प्रथा को ठगी प्रथा को समाप्त किया था ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में की थी। अब देखिए चार्ल्स मैटकॉफ, जिनका समय था 1835 से 1836 तक। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था। ठीक है। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 तक दास प्रथा की समाप्ति की थी, लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुई थी। रविवार के अवकाश की जो शुरुआत है 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुई थी, रविवार के अवकाश। फिर है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक, नरबलि प्रथा पर प्रतिबंधित लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। एक तरह से देखा जाए तो जैसे सती प्रथा हो गई, बालिका शिशु हत्या हो गई, नरबलि प्रथा हो गई, ये क्या हमारे समाज में उस समय भारत देश में बहुत ज़्यादा विख्यात थी ये चीज़ें, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए सही नहीं थी। आज के समय में अगर ये चीज़ें होती है तो फिर अलग से केसेस बनते हैं इनके ऊपर, तो फिर जेल ही है सीधे, तो है ना, और सजाओं के प्रावधान है। और ये देखा जाए तो मानवता के लिए चीज़ें सही भी नहीं थी। तो हमारे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो नहीं चलनी चाहिए थी उसे अंग्रेज़ों ने आकर ना थोड़ा कंट्रोल भी किया है, ऐसा बड़े कहते हैं और ऐसा पढ़ने में भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक है, इन्हीं के समय में रेल भी चलाई गई थी भारत देश में। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसने इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा की भी शुरुआत हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी, इन्हीं के समय में पहली बार रेल चली थी, याद रखिएगा, और तार सेवा भी शुरू हुई थी, है ना। अब देखिए 1853 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट का चलन भी इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। डलहौजी के शासनकाल को व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है ना। इस नीति को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, राज्य हड़प नीति। अब नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, जिनका समय था 1856 से 1862 ईस्वी तक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये भारत के पहले वायसराय थे। इसी के समय में 10 मई 1857 की जो क्रांति है मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति जो है मेरठ में शुरू हुई थी, तब लॉर्ड कैनिंग थे और ये प्रथम वायसराय थे। इस क्रांति का यह परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा शासन के बागडोर इंग्लैंड की महारानी के हाथ में पहुंच गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। साथ में मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट को पारित किया जाता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी तक। मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी थी। फिर आते हैं लॉर्ड लिटिल 1876 से 1880 तक। अब देखिए 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है, जिसके अंतर्गत भारत के समाचार पत्रों का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगा दिया गया था तथा आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों से हथियार रखने का भी अधिकार छीन लिया गया था। फिर आता है लॉर्ड रिपिन 1880 से लेकर 1884 तक इनका समय था। 1882 में लॉर्ड रिपिन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपिन को भी कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का जनक। देखिए 1881 की ईस्वी में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपिन के समय में शुरू हुई थी। 1881 में ये स्वतंत्र भारत के पहले की अगर हम बात करें कि जनगणना कब हुई थी नियमित रूप से, तो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपिन के समय में। फिर आए थे लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक। 28
दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कब होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 को होती है, 28 दिसंबर। लॉर्ड कर्जिन 1899 से 1905 ईस्वी तक आते हैं लॉर्ड कर्जिन। ये 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसी के समय में किया गया था 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई थी। इसके द्वारा भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया था। ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। फिर देखिए आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की थी इसकी स्थापना। 1907 में कांग्रेस का सूरत गुजरात में विभाजन हो गया और यह गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाता है। फिर देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी तक। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे तथा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। फिर 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। ये याद रखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता थी पहले, फिर दिल्ली कर दी गई। कब? 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समर में शुरू हुई थी। समय में, ठीक है, इसके समय में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग 1917 में गठित हुआ। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। फिर देखिएगा लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक इसका कार्यकाल रहा था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल से शुरू हुआ था। फिर देखिए लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक इसका समय रहा था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन, इसका समय था 1931 से 1936 तक। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी इनके बीच में हुआ था। फिर देखिएगा लॉर्ड लिथगो 1936 से 1943 तक इसका समय रहा था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, 1 सितंबर को। 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 तक। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे एवं वी अलेक्जेंडर थे। फिर देखिए लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, इसका समय देखिएगा 1947 से 1948 तक। इसलिए ये समय जब था जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ये स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय था तथा प्रथम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर देता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे बंगाल की 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था उस समय। ठीक है, देखिए ये जो क्रांति है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है। ठीक
ठीक है, यह जो क्रांति है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ से शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारत देश में फैली थी। कौन कहाँ से इसका नेतृत्व कर रहा था ये भी देख लेते हैं। दिल्ली, यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बखत खां। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खां। फतेहपुर से अजीमुल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हसरत महल। ठीक है, तो यहाँ पर सभी धर्म के लोग थे और 1857 को सब ने एक साथ मिलकर के अंग्रेज़ों का विरोध किया था। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर मिले हुए थे, सब मिलकर के विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का। यहाँ पर एक नोट है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया था। कब? 1859 में तात्या टोपे को। अब देखिए, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। वे लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव नामक त्यौहार प्रारंभ किए थे। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ठीक है, भारतीय असंतोष का जनक। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दी थी। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया था 1905 में। इस दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। देखिए, 16 अगस्त 1905 को कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। फिर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। महात्मा गांधी ने 1904 में फ्रिक्स फॉर्म की स्थापना डबरन में की थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता, इसे ही राम राज्य कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने 1916 में इलाहाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकारों के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया था। भारत में 1917 से 18 में गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। फिर देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जो रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालें हुई थी। अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इससे जनता में आक्रोश बढ़ जाता है, इसलिए गांधी जी को मुंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया था, परंतु जनता का आक्रोश कम नहीं हुआ था फिर भी। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में उपस्थित हुई थी। यहाँ पर सब आयोजित कर रहे थे। ठीक है, आयोजन हो रहा था यहाँ पर, गिरफ्तार कर लिया था उसके विरोध में। अब देखिए, अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। अब देखिए, 10 मिनट तक हुई गोलाबारी में लगभग 400 व्यक्ति मारे गए थे तथा 2000 लोग घायल हो गए थे। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी।
इस हत्याकांड की जब जांच होती है हंटर आयोग ने की थी। हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को वैध बताया था। ठीक है, इस कृत्य को वैध बता दिया था हंटर आयोग ने। हत्याकांड की जांच किसने की थी? हंटर आयोग ने। और क्या कहते हैं, ये जो कृत्य है ये वैध हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 जवान जिंदा जल गए थे। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। ठीक है, वापस समाप्त कर दिया था असहयोग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1921 में M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फिर देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की थी। फिर है काकोरी कांड। यह जो घटना है 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई, जिसमें एक ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया था। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी थी। उन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लिया था। ठीक है, अब देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फिर फांसी दे दी गई थी। 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बचे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए। राजद्रोह के आरोप में 1934 में सूर्य सेन को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए साइमन कमीशन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में दी थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया था। उन्होंने पूर्ण स्वराज की भी मांग की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में लागू किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की थी। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यही सही। नेक्स्ट देखिएगा गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम इन्होंने किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु सांप्रदायिक समस्या पर विवाद होने के कारण गांधी जी वहां से निराश होकर वापस आ गए और ये सम्मेलन विफल हो गया था। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और देखिए पूना पैक्ट क्या है? पूना समझौता 1932 में बाबा भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया था। कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप
हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के सामने प्रस्ताव रखा था, यदि आप हमको स्वतंत्र कर देंगे, है ना, घोषित कर देते हैं तो ये जो युद्ध हो रहा था दूसरा विश्व युद्ध, इसमें आपकी सहायता कर देंगे। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। क्रिप्स कमीशन 1942 में भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस कमीशन को अस्वीकार कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए इसमें क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, आगा खां पैलेस में रखा जाता है। फिर मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को 1944 में ही रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। शिमला समझौता 1945 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रमुख तथ्य भी देख लीजिए। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में ही बना लिया था तथा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में बनाया था। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सितरमैया को हराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर, वही जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, इसको गोली मारकर हत्या कर दी थी इसने। ठीक है, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बेकुन शुक्ल ने की थी। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र भी दे दिया था, 1925 में और 1930 में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज ह्यूली थे। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ठीक है, किसके लिए कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव के लिए। अब यहाँ पर कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं हम कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, देखिए ये है आंदोलन, इनके नाम, ये किस वर्ष शुरू हुए थे और किस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मिक सभा की स्थापना होती है 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना होती है 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन हुआ था 1826 में हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा जिसकी स्थापना होती है 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके बाद देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था अली बंधु के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना करते हैं 1913 में लाला हरदयाल। हरिजन सेवक संघ
पुणे में इसकी स्थापना होती है 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। इसके बाद देखिएगा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन होता है 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अभिनव भारत संस्था की स्थापना होती है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर देखिए अनुशील समिति की स्थापना होती है 1907 में श्री वारेंद्र घोष के द्वारा। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना होती है 1875 में मैडम ब्लाट्स्की कर्नल अलाउड दोनों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित पुस्तक एवं उनके जनक के नाम। देखिए आनंद मठ, सबसे पहले तो हम हिंद स्वराज कवर करेंगे, जैसे महात्मा गांधी ने लिखा था ना हिंद स्वराज को। फिर है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत एक खोज लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वंदे मातरम पुस्तक लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। बंग दर्शन के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विंस फ्रीडम इसके लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक है लॉर्ड कर्जन। गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। फिर है संवाद कौमुदी, इसके लेखक है राजा राम मोहन राय। फिर सोम प्रकाश, इसके लेखक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ। ये उपलब्धि है राजा उपलब्धि दी थी राजा राम मोहन राय को। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने यह इन्हें उपलब्धि दी थी, ठीक है, उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा था, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, है ना। सरदार कहा था वल्लभ भाई पटेल को। किसने? बरदौली की महिलाओं ने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी को कहा था महाराजा खेतड़ी ने। देश रत्न या फिर आजाद शत्रु कहा था राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने। कायदे आजम कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने कहा था? किसे कहा गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं कायदे आजम, ठीक है। और यह उपनाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी। अर्धनग्न फकीर कहा जाता है महात्मा गांधी को, यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। चलिए अब देखिए राष्ट्र आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख नारे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आरंभ में कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो 1942 का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कहा था श्यामलाल गुप्ता ने। जय हिंद कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। हे राम कहा था महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था मोहम्मद इकबाल ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना। इकबाल जिंदाबाद कहा था भगत सिंह ने। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और भी बहुत सारे वैसे नारे हैं। वंदे मातरम कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन अधिनायक जय है कहा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने सब कंप्लीट कर लिया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट्स कवर किए जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर देना उन सभी लोगों को जो भी इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं और वही पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।